एक बेटी जो कि 9 महीने की गर्भवती होती है, उसके पिताजी घर के बाहर सोए रहते हैं। उस घर में पिता और बेटी के अलावा दूसरा कोई नहीं रहता है। तभी वो लड़की जो होती है आधी रात को जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस लड़की को प्रसव पीड़ा होने लगता है। उस लड़की का बच्चा पैदा होने लगता है। तभी वो लड़की जो होती है अपने पिताजी को जोर जोर से आवाज़ लगाती है और कहती है कि पिताजी मुझे संभालो, नीचे बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल जा रही है। इधर दोस्तों उस लड़की का जो बाप होता है, पिताजी होते हैं, वो इस हालत में अपने बेटी को छोड़ करके कहीं पर जा भी नहीं सकते हैं और इस स्थिति में किसी को बुला भी नहीं सकते हैं। तभी उस लड़की के पिताजी अपने बेटी के सर को सहलाने लगते हैं और अपने बेटी को हिम्मत देते हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा। तभी बेटी कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी नीचे हमारे देखिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर दोस्तों लड़की का पिताजी जो होते हैं वो अपने बेटी के लिए वो करते हैं जो दोस्तों आज तक किसी बाप ने नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों उस घर में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं रहता था। तो दोस्तों बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए आखिरकार हम लोग जानते हैं कि क्या उस लड़की का बच्चा सही सलामत से पैदा हो पाता है या नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं वीडियो में पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची कहानी है वो कहानी हर पिता और हर माँ बाप को सुनना चाहिए, यानी कि एक कहानी हर किसी को सुनना चाहिए कि आखिरकार एक पिता जो थे वो अपने बेटी के प्रति क्या क्या फर्ज और क्या क्या कर्तव्य निभाएं। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा का उम्र 17-18 साल का होता है। सीमा अपने घर में अपने पिताजी के साथ अकेले रह रही होती है, क्योंकि सीमा जब बचपन में बहुत छोटी थी तभी उसके माँ का देहांत हो जाता है। रमेश जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा रुपया नहीं था कि वो अपने बेटी सीमा को पढ़ा लिखा सके। सीमा भले ही पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की होती है। इधर सीमा की उम्र जब 17-18 साल की हो जाती है तभी एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, वो दोस्तों सीमा के ही गांव में अपने रिश्तेदारी में अपने मौसी के घर आया हुआ होता है। लेकिन वो उस गांव में घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है, तभी उसका नज़र सीमा के ऊपर पड़ जाता है। और सीमा के ऊपर जब उसका नज़र पड़ता है, पहली ही नज़र में दीपक को सीमा से प्यार हो जाता है। और फिर दीपक जो होता है वो सीमा से मुलाकात करने की कोशिश करता है, मिलने की कोशिश करता है। आखिरकार जल्द ही उसका मुलाकात भी होता है और वो सीमा से बात भी करने लगता है। इधर सीमा से बात करने के दौरान दीपक जो है अब सीमा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उससे बहुत मीठे मीठे और अच्छे अच्छे बातें करने लगता है। दीपक सीमा की तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत खूब सुंदर हो, देखने में काफ़ी अच्छा हो, हम तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ करके ला सकते हैं। जैसे कि हर कोई लड़का लड़की से मिलता है तो वो इसी तरह से उसका तारीफ करता है और हर कोई लड़की भी लड़कों की मुख से यही सब चीज़ें सुनने को पसंद भी करती है। इसके बाद सीमा जो है कहीं न कहीं दीपक के प्रेम जाल में फंस जाती है और वो भी दीपक से प्यार कर बैठती है। इधर इन दोनों का प्यार इतना गहरा और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब जब भी सीमा के पिताजी रमेश घर पर नहीं हुआ करते थे तो इधर दीपक जो होता है वो रमेश के घर आ जाता था और सीमा से घंटों तक बैठ कर के बातें किया करता था और मुलाकात करता था। आखिरकार दोस्तों एक दिन दीपक जो होता है वो सीमा से मिलने के लिए सीमा के घर जाता है, लेकिन वो सीमा से बात करते ही करते वो बेकाबू हो जाता है। फिर दीपक जो होता है वो सीमा से अपने अंदर की बात कहता है और कहता है कि हमें कुछ करने का मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों इधर सीमा जो होती है दीपक को ये सब चीज़ें करने से मना कर देती है। फिर दीपक सीमा से कहता है कि तुम यही कहती हो कि हम तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर सीमा कहती है कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज़ हम तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। हम अपने पिताजी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमसे कहे हैं कि बेटी तुम समाज में ऐसा कुछ काम मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। हम तुम्हारे लिए कोई गरीब लड़का देख करके तुम्हारी शादी कर देंगे।
लेकिन दोस्तों इसके बाद इधर दीपक जो होता है वो सीमा के साथ अपना मनमानी करने लगता है। लेकिन सीमा जो होती है किसी भी तरह से दीपक से बच जाती है। वो कहती है कि हम अपने पिताजी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसा हरगिज तुम्हारे साथ नहीं कर सकते हैं अभी। इधर सीमा कहती है दीपक से कि तुम्हें यदि हमारे साथ ये सब करना ही है तो तुम पहले हमारे साथ शादी करो, इसके बाद हम ये सब तुम्हारे साथ करेंगे। फिर इधर दीपक जो होता है दोस्तों वो कहता है कि ठीक है। फिर वो सीमा के घर से अपने मौसी के घर चला जाता है। करीब 1 हफ्ते तक वहाँ रुकता है अपने मौसी के यहाँ, फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर दीपक अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि हम दरअसल एक लड़की देखे हैं और उसे पसंद किए हैं। इधर दीपक के माता पिता जब सीमा के बारे में दीपक से पूछते हैं, वो सारा चीज़ सीमा के बारे में अपने माता पिता से बता देता है। फिर दीपक के माता पिता दीपक के मौसी के यहाँ फ़ोन करते हैं कि ये एक लड़की पसंद करके आया है जिसका नाम सीमा है, वो लड़की कैसी है और देखने में क्या करती है। फिर उधर दीपक के जो मौसी होती हैं वो दीपक के माँ से बताती हैं कि अरे वो लड़की तो अकेली रहती है, उसकी माँ है नहीं, बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं, वो अपने पिताजी के साथ रहती है, पता नहीं वो क्या करती है, वो मनमानी कुछ कर रही होगी क्योंकि उसको देखने वाला कोई है नहीं। जब दीपक ने 1 ही हफ्ते में उस लड़की का ये हाल कर दिया है, न जाने उसके आचरण कैसा होगा, उससे कौन कौन से लोग आकर के मिलते होंगे। और उसके पिताजी के पास कुछ है नहीं, उसके पिताजी बहुत गरीब हैं, दान दहेज कुछ देंगे नहीं। और सीमा जो है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनपढ़ है, और भी न जाने कितने लड़कों को वो फंसा करके रखी होगी। इसलिए सीमा से शादी न करो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। इतना बात कह करके दीपक के जो मौसी होती हैं वो फ़ोन रख देती हैं। इसके बाद दीपक के माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि सुन लिया उस लड़की के बारे में क्या बताया, आज के बाद अब उस लड़की का नाम मत लेना तो ही बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों इधर दीपक जो होता है वो सीमा से शादी करने के लिए जिद पर अड़ जाता है और वो कहता है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ सीमा से ही करेंगे, वरना हम दूसरा किसी से नहीं करेंगे। इधर दोस्तों जिद के आगे माता पिता को आखिरकार झुकना ही पड़ता है। फिर दीपक के पिताजी जो होते हैं वो सीमा के पिताजी से दीपक के शादी की बात करते हैं। फिर सीमा के पिताजी कहते हैं कि देखो हम गरीब हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमारी लड़की किसी से प्यार मोहब्बत नहीं की है, आप लोग ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। इधर रमेश जो होते हैं फिर वो अपने बेटी के पास जाते हैं और उससे जा कर के पूछते हैं। तो सीमा जो होती है वो अपने पिताजी से कहती है कि नहीं पिताजी, हम दीपक से नहीं मिले हैं, बस एक ही बार तो मिले हैं, आप चाहते हैं तो उसे मना भी कर सकते हैं, हमारी शादी नहीं भी करा सकते हैं उसके पास। लेकिन इधर सीमा जो होती है उसका चेहरा भी उदास होता है। उसकी उदासी देख करके इधर रमेश जो होते हैं वो समझ जाते हैं आखिरकार हमारी बेटी भी दीपक से ही प्यार करती है। फिर इधर रमेश जो होते हैं अपने बेटी से पूछने के बाद वो घर से बाहर आते हैं और इस रिश्ते के लिए वो हाँ कर देते हैं। और फिर दीपक के पिताजी से ये भी कहते हैं कि देखो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, हमारे बेटी को दहेज के लिए आप लोग परेशान मत करना क्योंकि हम दहेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन इधर दीपक के पिताजी जो थे वो कहते हैं कि नहीं, हम दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे, हमारे बेटे के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लाखों के दहेज देने वाले आ रहे थे रिश्ते, लेकिन हमारा बेटा ही आपके बेटी को पसंद किया है तो हम दहेज के लिए कभी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों समय आने पर इधर फाइनली दीपक और सीमा की शादी हो जाती है। सीमा की जब विदाई होती है तो सीमा के पिताजी रमेश जो होते हैं वो अपने बेटी से जाकर के अपने बेटी को काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि देखो बेटा, अपने घर में जाने के बाद तुम अपना तन मन से अपने सास ससुर और सभी की सेवा करना, सेवा करने के भरोसे तुम सभी का दिल जीत लेना, जिससे कि इन सभी को दहेज न मिलने का कोई अफसोस न हो। इधर सीमा जो होती है अपने पिताजी के इन सब बातों को सुन करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और फिर कहती है कि पिताजी हम चले जाएंगे तो आप अकेले घर में कैसे रहेंगे। फिर इधर रमेश जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर में खुश रहो तो हम अपने घर में रह लेंगे। इधर जब सीमा अपने घर चली जाती है तो कुछ महीनों तक तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। इधर दीपक भी सीमा को पा करके बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन और समय गुजरता है तो जो दीपक की माँ होती है
उनको दहेज न मिलने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। इधर घर का जो कुछ भी देखभाल करना होता है वो सारा कंट्रोल जो था वो दीपक के माँ के ही हाथों में रहा करता था। इसके बाद आप समझ ही सकते हो कि दीपक की माँ जो थी वो सीमा के साथ क्या कर रही होंगी। इधर एक दिन दीपक के माँ से बाहर से कोई मिलने के लिए आया हुआ होता है तो वो उस व्यक्ति से बतिया रही होती हैं कि सब नसीबों का खेल होता है। यदि किसी भिखारी घर के बेटी का भी नसीब होता है तो उसका अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। इस तरह की बातें दोस्तों दीपक की माँ जो होती हैं सीमा को जलाने के लिए बोल दिया करती थी। इस तरह की कई अपशब्द के बातें जो है दीपक की माँ सीमा को सुनाया करती थी, लेकिन सीमा जो होती है वो अपने सासू के इन बातों पर कुछ नहीं बोलती है। उसे अपने पिताजी के बात याद आ जाती है। उसके पिताजी कहते कि तुम हर चीज़ को सह लेना, उन लोगों से कुछ भी पलट करके जवाब मत देना। इसलिए सीमा जो होती है वो सभी बातों को सह लिया करती थी। लेकिन इधर बातें जो होती हैं एक दिन हद से ज़्यादा कुछ बढ़ जाती है। तो सीमा जो होती है दीपक से कहती है कि देखो तुम्हारी माँ जो है हमारे पिताजी के बारे में अब शब्द कहा करती हैं, वो हमें कुछ कहेंगी तो हम सह लेंगे, लेकिन वो हमारे पिताजी को हर वक्त उल्टा सीधा बोला करती हैं। तो हमारे पिताजी जो हैं इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, इसलिए अपने माँ को समझा दिया करो कि हमारे पिताजी के बारे में कम से कम अब शब्द वो न बोला करें। इधर दीपक जो होता है सीमा के इन सब बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि हमारी माँ की तो आदत तुम जानती ही हो कि वो हमारे पिताजी तक को नहीं छोड़ती है। हमारे पिताजी 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, फिर उनको भी वो तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। तो हमारी औकात कहाँ है, हम तो 10 से 15 हज़ार ही कमाते हैं। इसलिए जो कुछ भी माँ कह रही है उन सब चीज़ों को सहा करो। देखती हो माँ के खिलाफ घर में कोई बोलता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, कोई भी माँ के खिलाफ नहीं बोलता है। इसलिए तुम भी चुपचाप रहा करो। इधर एक दिन दीपक जो होता है सीमा को लेकर के उसके पिता के घर छोड़ने के लिए आता है। सीमा जो थी वो अपने पिता के द्वार पर आकर के कार से उतरती है। तो कार से उतरते हुए रमेश जो है वो अपने बेटी को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर बेटी सीमा जो थी अपने पिताजी के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगती है। फिर इधर सीमा के पिताजी जो होते हैं सीमा से हाल चाल लेते हुए कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तू सुखी है, तुझे किसी चीज़ का दुख तकलीफ तो नहीं है। तो सीमा कहती है कि नहीं पिताजी, मैं सुखी हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का तकलीफ और दुख नहीं है। इधर दोस्तों दीपक जो होता है बाप और बेटी का इस तरह का प्यार देख करके दीपक के भी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर दीपक जो है अपने ससुराल में एक रात के लिए रुकता है। जब सुबह होता है तो दीपक की माँ जो होती हैं वो फ़ोन पर फ़ोन करती हैं। वो कहती हैं कि उसको लेकर के घर पर आ जा, घर पर बहुत सारा काम है, वो वहाँ पर रुक जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। इधर दोस्तों दीपक जो होता है उसका मजाल नहीं कि वो अपने माँ के बातों को काट सके। इधर सीमा जो थी वो अपने पिताजी के घर काफ़ी दिन बाद आई थी। तो उसका तो मन था कि वो अपने पिताजी के साथ 1 आध हफ्ते या 2-4 दिन तक रुके, लेकिन दीपक जो है वो अपने पत्नी को छोड़ करके नहीं जा सकता है। फिर अगले दिन दीपक जो होता है वो अपने पत्नी को लेकर के अपने ससुराल से अपने घर चला जाता है। इधर दीपक जब अपने घर जाता है, गाड़ी से उतरता है, तभी दीपक की माँ जो होती है वो दीपक से कहती है कि ससुराल से आ रहे हो, 10-20 रुपए पाए भी कि 1 हज़ार रुपये दे करके आ गए। तभी दीपक कहता है कि बस करो माँ, क्या तुम उल्टा सीधा बोलने लग गई। फिर दीपक की माँ कहती है कि तुम कचरे में जाओगे बेटा तो कचरा ही बन जाओगे। तुम एक दिन गया अपने ससुराल और हमें ही तमीज सिखाने लगा। इस तरह से दीपक की माँ जो होती है दीपक से बोलने लग जाती है। दीपक भी अपने माँ की बातों पर चुप हो जाता है, क्योंकि दीपक पहले से जानता था कि हमारी माँ का आदत ही इसी तरह से है। दोस्तों इधर फिर क्या होता है कि सीमा जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इस चीज़ के बारे में घर में सभी लोग को मालूम चल जाता है और सभी लोग चुप रहते हैं। इधर सीमा भले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन सीमा की सास जो होती है सीमा के साथ जिस तरह से बर्ताव करती आ रही थी वो उसी तरह से बर्ताव करती चली जाती है। वो उसी तरह से उसका बेइज्जत किया करती थी, तरह तरह की ताने मारा करती थी।
उसके आदतों में सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे इधर सीमा का 8वां से 9वां महीना लग जाता है प्रेगनेंसी का, और उसको अब काम करने में भी तकलीफ काफ़ी होती थी, लेकिन उसके दुख दर्द को समझने वाला उस घर में कोई था ही नहीं। इधर सीमा जो होती है आखिरकार एक दिन थक हार करके अपने घर में बैठ जाती है और अपने पिताजी रमेश को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो सोचती है कि काश मैं इस समय अपने पिताजी के पास होती तो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते। इस घर में तो हमारी मदद करने वाला कोई है ही नहीं। उसका पति, सीमा का पति जो दीपक था, उसका भी उस घर में नहीं चलता था, इसलिए वो भी अपने पत्नी के प्रति कुछ नहीं कर पाता था। इन्हीं सब बातों को सोच करके सीमा जो है वो रो रही थी। फिर कहीं से सीमा की सास आ जाती है सीमा के पास और सीमा को बैठी हुई देख करके कहती है कि क्या हुआ, थक गई? तुमसे अब काम नहीं किया जाता है। इस घर में एक नौकर की ज़रूरत है। तुम अपने पिता को बुला ले नौकर के रूप में, तो वो तुम्हारा काम कराया करेंगे। इतना बात सुन करके दोस्तों जो सीमा होती है, फिर सीमा कहती है अपने सास से कि क्यों हमारे पिताजी के नाम के पीछे आप लोग पड़ी रहती हैं। इंसानियत के नाम पर तो हमारे पिताजी के पैरों के धूल के समान भी आप लोग नहीं हो, और आप लोग हमारे पिताजी के खिलाफ न जाने क्या क्या बोलते रहते हो। दोस्तों सीमा का ये कहना था कि आप लोगों का इज्जत हमारे पिताजी के प्रति थोड़ा सा भी नहीं है। इतना सब बात सुन करके सीमा की सास जो होती है उसके लिए काल बन जाता है। दोस्तों सीमा की इस तरह की बात सुन करके सीमा की सास जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और पूरे घर को अपने सिर पर ले लेती है और पूरे घर में हल्ला कर देती है कि इसका हिम्मत कैसे हुआ इस घर के खिलाफ बोलने के लिए। यदि इसका बाप ही अच्छा है तो इसको अभी इस घर से बाहर निकाल दो, ये अपने बाप के ही घर जाए, और इसके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे को ये अपने बाप के ही घर में पैदा करे। इधर सीमा की सास जो होती है न जाने कितने उल्टे सीधे बात सीमा को सुनाई। इधर दीपक जो था वो भी अपने माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सीमा की सास होती है वो नहीं मानती है। वो कहती है कि इसे इस घर से बाहर जाना होगा तो जाना होगा। इधर सीमा जो होती है वो भी अपने सासू माँ से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आज की बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सीमा की सास थी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि इसको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। इधर काफ़ी ज़्यादा नाटक करती है। इसके बाद दीपक जो होता है वो सीमा को लेकर के सीमा के पिता के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। न जाने किस जन्म का बदला दीपक की माँ सीमा से ले रही थी। फिर दीपक जो होता है अपने गाड़ी पर सीमा को बैठाता है और तुरंत उसके पिता के यहाँ छोड़ करके तुरंत अपने घर वापस आ जाता है। इधर सीमा जो थी वो अपने घर में अब बैठी रहती है अकेली। उसके पिताजी घर पर रहते नहीं है, वो बाहर किसी काम के लिए गए हुए होते हैं। जब रमेश अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बेटी उनकी घर आई हुई है। वो अपने बेटी को देख करके दौड़े दौड़े जाते हैं। किसी तरह से सीमा जो है खड़ी होती है। अपने बेटी की हालत देख करके रमेश जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बेटी की तो तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो अपने गले से लगा लेते हैं। फिर सीमा जो होती है वो अपने पिता के गले लग करके काफ़ी ज़्यादा फुट फुट करके रोने लगती है। इधर दोस्तों रमेश जो होते हैं फिर अपने बेटी सीमा को चुप कराते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो खुशी की बात है, पर तुम इस हालत में ऐसे कहाँ पर आ गई? तुम्हें इस हालत में ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए था। लेकिन इधर सीमा जो थी दोस्तों, उसके पिता को जिस तरह से उसकी सास और घरवाले ताना मारा किया करते थे, उन सब बातों को सीमा जो है अपने पिताजी से बता देती है और कही कि हमने कुछ उन लोगों को बोल दिया तो वो लोग हमें घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगे थे, फिर भी वो लोग हमें माफ़ नहीं किए, आपके घर पहुंचा दिए। दोस्तों बेटी के इतनी बात सुन करके रमेश जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने बेटी का हौसला बढ़ाना था, इसलिए वो अपने बेटी से कहते हैं कि बस बेटा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम छोटी थी तो तुम्हें हम लोग ही पाला पोसा था, तुम्हारे माँ के अलावा और हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे, सारा कुछ ठीक रहेगा।
इधर दोस्तों सीमा जो थी अपने पिता की इस तरह की बात को सुन करके फिर अपने पिता के गले से लग करके रोने लग जाती है। इधर रमेश जो होते हैं अपने बेटी के तसल्ली के लिए इस तरह का बात तो बोल जाते हैं और बेटी भी पिता का बात मान लेती है कि हमारे पिताजी सारा कुछ हमारे लिए करेंगे। लेकिन रमेश को भी मालूम था कि कुछ चीज़ें लड़कियों का केवल उसकी माँ ही कर सकती है, उसके पिताजी नहीं कर सकते। और सीमा के पिता सीमा से ये भी कहते हैं कि अगले दिन मैं अपने बहन के घर जाऊंगा और अपने बहन को साथ में लेकर के आ जाऊंगा, तो वो तुम्हारी देखभाल करेगी। फिर इधर शाम होता है दोस्तों, सीमा के पिता अपने बेटी के मनपसंद का खाना बनाते हैं और फिर खाना निकालते हैं। एक ही थाली में दोनों बैठ करके खाते हैं कि बेटी को ये न लगे कि बेटी के साथ कोई नहीं है। फिर खाना खाने के बाद सीमा जो है अपने कमरे में वहीं पर सो जाती है और सीमा के पिताजी जो होते हैं रमेश, वो बाहर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इधर रात के 12 बजता है, सीमा के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है। फिर सीमा जो होती है जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और जोर की आवाज़ देती है पापा पापा। फिर रमेश जो बाहर सोए होते हैं वो दौड़ करके अपने बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ। फिर सीमा कहती है कि पिताजी पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा है, लगता है कि मेरा तबीयत खराब है। कि सीमा के पेट में जो बच्चा था उसका जन्म लेने का समय हो चुका था। फिर सीमा कहती है कि पिताजी मुझे संभालो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों रमेश जो थे सीमा के पिता, वो अपने बेटी के सर को सहलाने लगते हैं और हाथ पांव को दबाने लगते हैं और धीरे धीरे सीमा के पेट के तरफ भी जोर देने लगते हैं हाथों से और सीमा से कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा जोर लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। इधर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी बेटी को कितना दर्द दुख दे दिया, एक रात और नहीं रुक सकते थे। इस हालत में अपने बेटी को रमेश छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों समय के ही साथ साथ इधर सीमा का दर्द जो था वो और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था। फिर सीमा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी निचले हिस्से में पेट के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर इधर रमेश जो होते हैं वो जा करके देखते हैं तो बच्चे का सर जो है वो बाहर आ रहा था। रमेश कहते हैं अपने बेटी से कि बेटा कुछ ही मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम और जोर लगाओ। फिर दोस्तों इधर सीमा और जोर लगाती है, फिर बच्चे का सर बाहर निकल आता है। फिर रमेश उस बच्चे के सर को पकड़ के थोड़ा जोर लगाते हैं तो वो बच्चा जो है बाहर आ जाता है। तो रमेश देखते हैं कि वो बच्चा जो था दोस्तों वो एक बेटा होता है। इसके बाद रमेश कहते हैं सीमा से कि देख बेटा तुझे एक बेटा हुआ है। फिर दोनों बाप बेटी गले से लग करके रोने लगते हैं। फिर रमेश उस बेटे को सीमा के सीने पर रख देता है और नाड़ा वगैरह जो होता है रमेश खुद काटते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एक बेटी के लिए एक माँ को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी को न होने के वजह से रमेश खुद अपने बेटी का एक माँ के तरह सेवा कर रहे हैं। इधर सीमा की जो तकलीफ थी वो बच्चा पैदा हो जाने के बाद अब धीरे धीरे कुछ कम हो जाती है। लेकिन इधर रमेश को उनकी बेटी सीमा जो थी एक नन्हे से बच्चे की तरह नज़र आ रही होती है। वो सारा काम अपने बेटी का करते रहे, रात भर जागते रहे, कभी पानी गर्म करते हैं तो कभी उस छोटे से बच्चे का देखभाल करते हैं और फिर अपने बेटी का कपड़ा भी चेंज करवाते हैं रमेश। यानी कि सारा जिम्मा रमेश खुद अपने हाथों से अपने बेटी के लिए करते रहे। इधर दोस्तों जब सुबह होती है रमेश जो होते हैं वो अपने बहन के पास फ़ोन करवाते हैं। जब उनके बहन को ये सब चीज़ें मालूम होती है तो उनकी बहन भागी दौड़ी दौड़ी रमेश के घर आती है। फिर सारा देखभाल रमेश के बेटी का उनकी बहन करने लग जाती हैं। इधर जब शाम होता है तो जो दीपक था उसको भी अपने पत्नी की चिंता सता रही थी, लेकिन उसके माँ के आगे उसका चलता नहीं था। फिर वो शाम को अपने माँ से कहता है कि माँ हम सीमा के पास जा रहे हैं। इधर दीपक की माँ जो होती है दीपक के इस तरह का बात सुन करके वो भड़क जाती है। लेकिन इधर दीपक जो था वो भी अपने माँ पर नाराज हो जाता है और अपने माँ से झगड़ा कर लेता है। इतने दिन में पहली बार दीपक जो है अपने माँ को जवाब देता है और जवाब दे करके वो अपने ससुराल सीमा के पास आ जाता है। इधर जब सीमा के पास आता है तो उसके ससुर
जो सीमा के पिताजी थे रमेश, वो अपने दामाद को देखते हैं तो उसके प्रति तो पहले से वो नाराज थे ही, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ इतने ही कहते हैं कि बाबू अब यहाँ पर क्या लेने आए हो, अब तुम्हारा यहाँ पर कौन है। हम बहुत ज़्यादा गरीब भले ही हैं, लेकिन हमारी बेटी इतना भी गई गुजरी नहीं है कि आपके घर में उसे बहुत ज़्यादा सताया और दुख दिया गया। वो अब हमारे ही घर रहेगी। अगर कल रात हमारे बेटी के साथ कुछ हो जाता तो हम अपने बेटी के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाते। आप लोगों को क्या, आप लोगों की माँ तो आपकी दूसरी जगह पर शादी कर देती, उनको दूसरी बहू मिल जाती और आप लोग खुशी खुशी रहते। फिर इस पर दीपक कहता है कि आप पिताजी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। हम भी सीमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम भी सीमा के बगैर नहीं रह पाते यदि उसको कुछ हो जाता तो। इसके बाद रमेश कहते हैं कि बेटा आप अपने माँ के ही पास जाओ, आप अपने माँ के ही पास रह करके खुश रहोगे। हमारे बेटी को हमारे ही पास रहने दो। उसने जो भी गलती किया था आपसे प्यार करके, उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, अब वो हमारे ही पास रहेगी। फिर भी रमेश जो होते हैं वो दीपक की बातों को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो हमारे ही घर रहेगी, अब अपने बेटी को मैं आपके घर नहीं जाने दूंगा। फिर इधर दीपक जो होता है वो सीमा के पास जाता है और सीमा का हाथ पकड़ के वो रोने लगता है और कहता है कि सीमा तुम हमसे दूर मत जाओ, हम अपने माँ और पिता से सारा रिश्ता तोड़ करके आए हैं। जो भी 10-20 हज़ार महीने कमाता हूँ उसी में हम दोनों रह करके अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अपने पिताजी से कह दो कि वो तुम्हें हमारे साथ जाने दें, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर सीमा जो होती है वो भी रोने लगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पापा इनकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी गलती है हमारे नसीब की गलती है, इनकी माँ बाप जो हैं वो हमें समझ नहीं पाए। उसके बाद रमेश कहते हैं कि ठीक है, यदि तू कह रही है तो तू चली जा, लेकिन मैं उन लोगों के घर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर इधर दीपक जो होता है वो भी कहता है कि मैं सीमा को लेकर के अपने माता पिता के घर नहीं जाऊंगा, उसके अलावा मैं कहीं पर भी रह लूंगा। इसके बाद दोस्तों इधर अब 2 साल का समय गुजर चुका है। ये चारों लोग एक ही जगह पर रहते हैं। धन है ऐसे पिता और धन है ऐसे बेटी। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।